मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहजहांपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे और प्रादेशिक भूगोल में दक्षिण अफ्रीका का चैप्टर चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में कृषि। इससे पहले की वीडियो में मैंने दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख खाद्य फसलें जिसमें मक्का है, आपका जो गेहूं है, ओट्स है, सोरगम, ये चार प्रमुख फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज उसी से आगे है दक्षिण अफ्रीका में कृषि और प्रमुख फसलें। और प्रमुख फसलों में आपका है पहला गन्ना। गन्ना उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। जिसके लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल है। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु है गन्ने के लिए अनुकूल है। गन्ने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उर्वरक दोमट मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अनुकूल कंडीशन क्या है कि तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और दोमट मिट्टी में उर्वरक दोमट मिट्टी, पर्याप्त श्रमिक। ये अनुकूल दशाएं हैं, ये अनुकूल कंडीशन होनी चाहिए जिसके लिए गन्ने की फसल के लिए। इसके लिए यहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी जो जलवायु है अनुकूल है। गन्ने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उर्वरक दोमट मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। गन्ने की वृद्धि करते समय तापमान उच्च होना चाहिए। गन्ना यदि वृद्धि कर रहा है तो तापमान उच्च और आर्द्रता वाला होना चाहिए। आर्द्रता होना चाहिए। गन्ना यदि बढ़ रहा है, गन्ने की वृद्धि हो रही है, उसमें तापमान होता है वो उच्च होना चाहिए, आर्द्रता होना आवश्यक है। लेकिन गन्ना जब पक जाता है, पकते समय उच्च तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। पकते समय उच्च तापमान, तेज धूप की आवश्यकता होती है। यदि गन्ना पक गया या पकते समय क्या चाहिएगा? उच्च तापमान और तेज धूप वाला मौसम होना चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए, आवश्यक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है? सिंचाई की सहायता से गन्ने की खेती की जाती है। यहाँ प्रारंभ से ही गन्ने की खेती है वो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा शुरू कर दी गई थी। प्रारंभ से ही यहाँ पर क्या है? गन्ने की खेती होती रही है। गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय श्रमिकों को लाया जाता था और यहाँ पर 1860 से 1866 में गन्ने की जो खेती है, गन्ने की जो कृषि है, उसमें अत्यधिक व्यापक प्रसार हुआ, खूब मात्रा में इसका प्रसार हुआ। तो 1960-70 में आपको क्या है? आपको 1860 से 66 के मध्य है, भारतीय श्रमिक यहाँ पहुंचे, यहाँ लाए गए और इनके आने से गन्ने की कृषि में तेजी से विस्तार हुआ। गन्ने की खेती में
गन्ने की खेती में तेजी से विस्तार हुआ। क्या है? भारतीय श्रमिक बुनी 1860 और 66 के दशक समय के मध्य में यहाँ भारतीय श्रमिकों को लाया गया और इनको लाने के बाद में कृषि के विस्तार में तेजी से वृद्धि हुई तथा यहाँ आपके 1978 में 1878 में 16,000 आपके आसपास है टन तक गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। क्या हुआ? 1860-70 के समय यहाँ भारतीय मजदूरों को, श्रमिकों को यहाँ लाया गया और इनके आने से गन्ने की कृषि का विस्तार हुआ और विस्तार होने से उत्पादन में वृद्धि हुई और 1978 आपके 1878 में ही ये उत्पादन बढ़ के कितना हो गया? ये उत्पादन बढ़कर 1600 टन पहुंच गया। अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई। कब? 1878 में 16,000 टन गन्ने का उत्पादन में वृद्धि हो गई। अधिक मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि भारतीय श्रमिकों द्वारा यहाँ काफी काम किया गया। आने के बाद यहाँ का मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो नेटाल है। ये स्थान नेटाल है, क्वाज़ुलु नेटाल। दक्षिण अफ्रीका का मुख्य जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो आपका नेटाल क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से क्या है? गन्ने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो नेटाल। इसके उत्तर में यहाँ लिखा देखो, ये स्थान है हिलु हिलु वे। हिलु हिलु वे, इसको हिलु हिलु वी से दक्षिण में पोर्ट शेफर्ड स्टोन, पोर्ट शेफर्ड स्टोन, ये हिलु हिलु से लेकर हिलु हिलु वी से लेकर और पोर्ट स्टोन, पोर्ट शेफर्ड स्टोन, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गन्ने की खेती है वो की जाती है समुद्र तट के सारे सारे। उत्तर में आपका स्थान है हिलु हिलु वी, ये अंदर की तरफ है, यहाँ से लेकर पोर्ट शेफर्ड स्टोन जो दक्षिण में है, दक्षिणतम भाग में जो पोर्ट शेफर्ड स्टोन यहाँ तक है, ये सागर तट से लेकर और पहाड़ी क्षेत्र, सागर तट से लेकर पहाड़ी क्षेत्र तक ये है भाग को सम्मिलित करते हैं और यहाँ पर गन्ने की है वो अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। तो मुख्य रूप से क्या है कि गन्ना है वो आपका नेटाल क्षेत्र में है। यहाँ का गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो नेटाल क्षेत्र है जो उत्तर में हिलु हिलु वे से लेकर दक्षिण में पोर्ट शेफर्ड स्टोन तक का भाग है। ये पूरा भाग है, इसके तट, इसके समुद्री तट है और इसका जो आंतरिक भाग है पहाड़ी क्षेत्र है वहां तक के भाग में इस क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। अधिकतर जो गन्ने की खेती है ये समुद्र तट से, अधिकतर जो गन्ने की खेती है वो समुद्र तट से 11 से 13 किलोमीटर तक ये समुद्र तट से है, इसलिए ये 11 से 13 किलोमीटर तक क्षेत्र है, इसमें ये खेती की जाती है। मतलब यहाँ से इस तट है, समुद्र तट है, ये 11 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक ही पड़ता है। तो अधिकतर जो कृषक है गन्ने की खेती है ये समुद्र तट से 11 से 13 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। 11 से 13 किलोमीटर दूरी तक फैले हुए हैं। कहीं कहीं ये दूरी है ये 32 किलोमीटर तक की दूरी है, कहीं कहीं दूरी है ये 32 किलोमीटर तक की भी, कहीं कहीं ये दूरी देखो यहाँ तक से लेकर ये 32 किलोमीटर तक है, ये 11 और 13 तक पहुंच गई है, कहीं कहीं ये दूरी है ये 32 किलोमीटर तक भी पहुंच गई है। यद्यपि गन्ना यहाँ की पुरानी उपज है किंतु इसका सफल व्यापारिक कृषि के लिए यहाँ की जलवायु आवश्यकता से कम अनुकूल है। यद्यपि क्या है कि
गन्ना यहाँ की पुरानी फसल है, पहले से ही की जाती थी यहाँ पर फसलें, किंतु सफल व्यापारिक कृषि के लिए जलवायु आवश्यकता से कुछ अनुकूल है, लेकिन कुछ मात्रा में अनुकूल है। महासागरीय प्रभाव के कारण से रात्रि गर्म रहती है। क्या पेट्रोल क्षेत्र है पूरा पूरा, इसलिए महासागरीय प्रभाव से रात्रि गर्म रहती है। महासागरीय प्रभाव पड़ता है और महासागरीय प्रभाव के कारण से रात्रि आपकी क्या होती है, गर्म होती है। पाला नहीं पड़ता है, पाला नहीं पड़ता। इस कारण से क्या है कि इस क्षेत्र में अनुकूल दशा है, रात्रि महासागरीय प्रभाव होने के कारण से गर्म रहती है, पाला नहीं पड़ता है, वर्षा का वितरण भी अनुकूल है। वर्षा का वितरण भी अनुकूल है, वर्षा का वितरण है वो भी यहाँ का अनुकूल है। ग्रीष्म ऋतु होने पर वर्षा पौधे के वृद्धि की दृष्टि से उपयोगी है। ग्रीष्म काल में यहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल है। ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है वो पौधे के वृद्धि के लिए उपयोगी है, अनुकूल है। शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है और शुष्क मौसम में इसके जो गन्ने का रस है उसमें मिठास बढ़ती है और फसल काटने में सुविधा होती है। शीतकाल में, शीतकाल यहाँ शुष्क होता है, शुष्क काल में गन्ने के रस में मिठास बढ़ती है और काटने समय क्या है, सुविधा रहती है। सुविधा काटते समय गन्ने को काटेंगे, सर्दी के समय मौसम शुष्क रहता है तो गन्ने की रस में मिठास बढ़ती है और फसल काटने में सुविधा होती है। लेकिन सागरीय दशा होने के कारण से यहाँ जो पौधा परिपक्व होने में 2 वर्ष लगते हैं। पौधा सागरीय प्रभाव के कारण से, सागर के कारण पौधा परिपक्व होने में 2 वर्ष लगते हैं। 2 वर्ष में ये पक्की तैयार होता है, टाइम ज्यादा लेता है। वर्तमान समय में नेटाल क्षेत्र का विस्तार करना कठिन है। ये नेटाल वाला क्षेत्र आपका है, इसके गन्ने का विस्तार करना कठिन है क्योंकि उत्तर की ओर वर्षा है पर्याप्त है। इस साइड में जाएंगे हम, उत्तर दिशा में जाएंगे, वर्षा अपर्याप्त है। यहाँ वर्षा है वो अपर्याप्त है। उत्तर में नेटाल का विस्तार और अधिक नहीं किया जा सकता है गन्ने की कृषि के लिए। वर्तमान समय में नेटाल क्षेत्र का गन्ने की विस्तार नहीं करना कठिन हो गया है क्योंकि उत्तर की ओर, इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो बरसात की मात्रा है तो ये अपर्याप्त है, कम है। गन्ने का उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि बरसात की मात्रा है वो अपर्याप्त है, कम है। जबकि दक्षिण की तरफ जाएंगे यहाँ पर तापमान अधिक होता है, जबकि दक्षिण की ओर तापमान कम होता है। दक्षिण की ओर तापमान है यहाँ टेम्परेचर कम, तापमान होता है वो दक्षिण की तरफ कम होता है। जबकि आंतरिक भाग में जाएंगे तो यहाँ का धरातल है वो पहाड़ी है। आंतरिक भाग का धरातल पहाड़ी, आंतरिक भाग पहाड़ी। इस कारण से जो नेटाल क्षेत्र है, नेटाल में गन्ने का क्षेत्र का विस्तार करना कठिन है क्योंकि उत्तर की तरफ बताया आपको वर्षा है, पर्याप्त है। दक्षिण की तरफ है वो तापमान कम रहता है
आंतरिक भाग में जाएंगे तो ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र पूरा क्या है आपका डेक्कन बर्ड्स पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है आंतरिक भाग में जाएंगे तो पहाड़ी दरार चला जाता है, इसलिए ऊबड़ खाबड़ दरार चला जाता है, पहाड़ी दरार चला जाता है। अतः उत्पादन बढ़ाना है तो शक्कर का उत्पादन में गन्ने के उत्पादन की किस्म को क्या है अच्छा किया जाना चाहिए। अतः शक्कर का उत्पादन यदि बढ़ाना है तो गन्ने की उन्नत किस्म उगानी होगी और प्रति एकड़ जो उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। क्या होगा, यदि शक्कर की मात्रा बढ़ानी है अपने तो क्या होगा, एक तो उन्नत किस्म के जो गन्ना है उसका पौधा उगाना होगा, गन्ने की उत्तम नस्ल, गन्ने की उत्तम किस्म, गन्ने की उत्तम किस्म का विकास करना होगा और प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। यदि शक्कर का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में बढ़ाना है तो गन्ने की किस्म है उन्नत किस्म का विकास करना होगा, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना होगा, तभी जाके क्या है कि यहाँ शक्कर का उत्पादन में वृद्धि संभव है। गन्ने की खेती यूरोपीय और गैर यूरोपीय दोनों समुदाय द्वारा की जाती है, दोनों इसमें संलग्न है। गन्ने की जो कृषि है इस कृषि में यूरोपीय और गैर यूरोपीय दोनों समुदाय के लोग हैं वो इसमें संलग्न है। वर्ष 1994 में जो दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, उसमें उत्पादन 1.12 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में जो गन्ने का उत्पादन है वो 1.12 करोड़ टन, जबकि ये सामने आप देखो स्वाजीलैंड में उत्पादन है वो 36.44 लाख टन, ठीक है, स्वाजीलैंड। इस प्रकार से आपको ये गन्ने वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से नेटाल क्षेत्र में होता है, ये ध्यान रखना कि इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, नेटाल। और नेटाल का भी क्या है, जो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है वो गन्ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन शॉर्ट नोट में रहता है दक्षिण अफ्रीका में गन्ना, तो आपको ये लिखना है गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका का जलवायु है वो अनुकूल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 17 से आपके क्या है 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी, उर्वरक दोमट मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वृद्धि के समय तापमान अधिक होना चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए, लेकिन पकते समय तापमान है वो ऊंचा होना चाहिए और तेज धूप वाला होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ जो गन्ने का उत्पादन है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन क्या है भारतीय श्रमिकों को यहाँ लाया गया प्राचीन काल में ही, और यहाँ गन्ने की कृषि है उसका विस्तार किया गया। 1860-66 में यहाँ गन्ने की कृषि में विस्तार किया गया और 1878 में यहाँ 16,000 जो आपका 1878 में 16,000 टन गन्ने का उत्पादन किया गया, खूब मात्रा में वृद्धि हुई यहाँ पर। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ मुख्य जो क्षेत्र है आपका वो नेटाला क्षेत्र है, जिसमें हिल्लू वे से लेकर आपका दक्षिण में जो पोर्ट शेफर्ड स्टोन तक का ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गन्ने की खेती है और नेटाल
और क्वाज़ुलु क्षेत्र में की जाती है, नेटाल क्षेत्र में की जाती है। नेटाल में जो कि समुद्र के पास में पड़ता है, सागर तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन है, इसके लिए अनुकूल दशाएं, अनुकूल कंडीशन मिलती है। यहाँ 11 से लेकर और 13 जो किलोमीटर है सागर तट से, वहाँ गन्ने की खेती है, ये मुख्य रूप से की जाती है। कहीं कहीं ये 32 किलोमीटर तक भाग भी चला गया है। यहाँ पौधा है, वर्षा है, वो इसके लिए यहाँ अनुकूल है। समुद्री आपकी जलवायु है, रात्रि के समय तापमान है वो कम नहीं रहता है, पाला नहीं पड़ता है, अनुकूल दशाएं पाई जाती है। ग्रीष्म काल होती है, उसमें बरसात होती है, वर्दी होती है। शीतकाल में गन्ने में मिठास में वृद्धि होती है, बरसात नहीं होती है, तापमान ठीक रहता है, इसलिए मिठास में वृद्धि होती है। मौसम शुष्क रहता है शीतकाल में। यहाँ पकने में क्या है कि मुख्य रूप से 2 वर्ष लगते हैं। समुद्री प्रभाव के कारण से, सागरीय दशाओं के कारण से जो पौधे के पकने में 2 वर्ष लगते हैं। वर्तमान समय में जो नेटाल का विस्तार है वो अधिक करना कठिन हो गया है, क्योंकि उत्तर की तरफ पर्याप्त वर्षा है और दक्षिण की तरफ आपके तापमान है वो कम है, और उसका आंतरिक भाग है वो क्या आपका पठारी और पर्वतीय भाग है, पहाड़ी भाग, पहाड़ी इलाका के कारण से यहाँ उत्पादन अब नेटाल में और अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता गन्ने का। अब शक्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि गन्ने की किस्म का और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना होगा। गन्ने की खेती यहाँ पर यूरोपीय लोग हैं और गैर यूरोपीय लोग हैं, दोनों प्रकार के लोग, समुदाय के लोग हैं, वो इसमें संलग्न हैं। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य है, उसमें 1.12 करोड़ और स्वाजीलैंड है, उसमें 36.44 लाख टन गन्ने का उत्पादन। दक्षिण अफ्रीका में दूसरी प्रमुख फसल आपकी है तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा पौधा होता है जो उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उग सकता है। उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है, इसके लिए अनुकूल होती है। तंबाकू का पौधा होता है वो उष्ण और समशीतोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु में उगने वाला पौधा है, फसल है। इसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा, इसके लिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। पर्याप्त मात्रा में श्रमिक, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक तथा प्रकाश, तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के क्षेत्र होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, स्वच्छ आकाश। ये अनुकूल दशाएं हैं तंबाकू के उत्पादन के लिए। तंबाकू उष्ण व समशीतोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु में वाला पौधा है, उग सकता है, फसल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। पर्याप्त मात्रा में श्रमिक तथा स्वच्छ आकाश आवश्यक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता। जहां बरसात कम होती है वहां सिंचाई की आवश्यकता होती है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य अफ्रीका की कुल जो तंबाकू उत्पादन होता है उसका 16% दक्षिणी अफ्रीका से प्राप्त होती है। अफ्रीका महाद्वीप की कुल जो तंबाकू है उसका 16% भाग है वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होती है। 16% अफ्रीका की कुल उत्पादन का 16%
दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड दूसरा बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। यहाँ 10 निवासियों ने सबसे पहले तंबाकू का उत्पादन है वो दक्षिणी पश्चिमी केप में सर्वप्रथम इसका उत्पादन है वो प्रारंभ किया। तो यहाँ पर 10 निवासियों द्वारा सर्वप्रथम जो दक्षिणी पश्चिमी केप है, ये भाग कौन सा है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी केप में तंबाकू का उत्पादन प्रारंभ किया। इसके बाद में धीरे धीरे ये है अन्य क्षेत्रों में फैल गई, जिसका उत्पादन है वो अन्य क्षेत्रों में भी प्रारंभ हो गया। दक्षिण अफ्रीका में तंबाकू शीतकाल तथा ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसम में इसका उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही समय में, दोनों ही ऋतुओं में, दोनों ही समय उत्पादन किया जाता है। दोनों ही समय क्या है कि तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, जहाँ शीतकाल से बरसात होती है और ग्रीष्मकालीन बरसात होती है। दोनों ही क्षेत्रों में क्या है वर्षा जहाँ पर भी होती है, चाहे शीतकाल में हो ग्रीष्मकाल में, दोनों क्षेत्रों में। जहाँ शीतकाल से बरसात होती है और ग्रीष्मकाल से, दोनों ही क्षेत्रों में क्या है कि तंबाकू का उत्पादन है वो पैदा किया जाता है, तंबाकू उत्पन्न की जाती है। यहाँ तुर्किश, यहाँ 2 प्रकार की तंबाकू की किस्म है वो पैदा की जाती है। पहली आती है तुर्किश, दूसरी है वर्जीनियन। दोनों ही प्रकार की यहाँ पर तंबाकू है उसका उत्पादन किया जाता है। तुर्किश तंबाकू की किस्म है, रूसी वर्जीनियन, दोनों ही किस्म की तंबाकू यहाँ पैदा की जाती है। यहाँ पश्चिमी जो प्रांत है, ये पश्चिम का प्रांत है, यहाँ तुर्किश। यहाँ कौन सी है आपकी जो तंबाकू है, तंबाकू का जो दक्षिणी आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग है, इसमें तुर्किश, यहाँ तुर्किश और वर्जीनियन दोनों प्रकार की किस्म है वो पैदा होती है। यहाँ पश्चिम प्रांत में तुर्किश, यहाँ तुर्किश पश्चिमी प्रांत है, उसमें तुर्किश नस्ल की किस्म की जो पैदावार है तंबाकू की पैदा है वो की जाती है। यहाँ पश्चिम प्रांत में तुर्किश किस्म पैदा की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी केप में अनुकूल जलवायु दशा, दक्षिणी पश्चिमी केप है, दक्षिणी पश्चिमी केप में अनुकूल जलवायु दशा और मिट्टी के कारण तुर्किश प्रजाति, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अनुकूल आपकी जलवायु है। दक्षिणी पश्चिमी केप में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मृदा, उर्वरक मृदा के कारण जलवायु है वो अनुकूल है, और उपजाऊ मृदा के कारण यहाँ तुर्किश किस्म की है वो तंबाकू का पैदा की जाती है। यहाँ जो आपका दक्षिण पश्चिमी केप है, इस दक्षिण पश्चिम केप में यहाँ की जलवायु अनुकूल है, मिट्टी उपजाऊ है, इस कारण से तुर्किश किस्म की प्रजाति है वो उसकी तंबाकू है पैदा की जाती है।
दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली तंबाकू का, दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली तंबाकू का 97% भाग है ये वर्जीनियन किस्म की जो आपकी तंबाकू है उसका पैदावार होती है। दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली तंबाकू में 97% भाग है, 97% भाग है वो वर्जीनियस किस्म का तंबाकू उत्पन्न होता है। इसकी कृषि है ये क्षेत्र ट्रांसवाल है, इसकी कृषि है वो ट्रांसवाल, बुशलैंड के सिंचित क्षेत्र, लोवेल्ड है, ब्रेडफोर्ड, कर्लड्रॉप्स में इसकी खेती होती है। जो वर्जीनियन किस्म है ये मुख्य रूप से ट्रांसवाल, बुशवेल्ड, ये ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, ये बुशलैंड वाला क्षेत्र है आपका, बुशवेल्ड वाला क्षेत्र है, बुशवेल्ड, लोवेल्ड, ये जो क्षेत्र है ये लोवेल्ड है, ये लोवेल्ड है, ऊपर वाला भाग बुशलैंड आपका, ये पीछे वाला भाग बुशलैंड वाला है और बुशलैंड है, और ये आगे वाला भाग है ये ट्रांसवाल। तो ये वर्जीनियन किस्म की जो तंबाकू है ये 97% भाग है ये वर्जीनियन किस्म की तंबाकू का है। इस कृषि का ये भाग है जो वर्जीनियन कृषि है, तंबाकू की किस्म है ये मुख्य रूप से आपके ट्रांसवाल है, बुशवेल्ड है, लोवेल्ड के सिंचाई वाले भाग में इसकी कृषि है ये मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा ब्रेडफोर्ड में इसके अलावा आपके दो और केंद्र हैं, एक है ये दोनों वाल नदी पर हैं, एक तो आपका है ब्रेडफोर्ड और दूसरा आपका है क्लार्क ये दोनों ही क्षेत्र क्या हैं? कुल मिला के आपके 5 क्षेत्र है वर्जीनियन क्षेत्र के, ट्रांसवाल, बुशवेल्ड, लोवेल्ड के सिंचित भाग, ब्रेडफोर्ड और क्लार्क में इसका उत्पादन वर्जीनियन किस्म की जो तंबाकू है उसका उत्पादन होता है। ब्रेडफोर्ड और क्लार्क ये वाल नदी का है, ये वाल नदी यहाँ बहती है, इस वाल नदी के किनारे है, ये आपकी नदी है, इसके किनारे पर के क्षेत्र है। तो जो ब्रेडफोर्ड और क्लार्क ड्रॉप वाल नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, ट्रांसवाल, बुशवेल्ड और लोवेल्ड का जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, लोवेल्ड क्षेत्र है। यहाँ पर दिन का तापमान है और रात का तापमान है, इसमें अंतर पाया जाता है, और अंतर पाए जाने के कारण से यहाँ उत्तम किस्म की जो तंबाकू की पत्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती है। इस क्षेत्र में दिन रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है, डिफरेंस होता है दिन रात के तापमान में, और तापमान में अंतर रहने के कारण से यहाँ की जो पत्तियों की जो किस्म होगी वो उत्तम प्रकार की नहीं होती है। दिन रात के तापमान में अधिक अंतर के कारण पौधे में उत्तम किस्म की पत्तियां नहीं पाई जाती, उत्तम किस्म की पत्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती। कम वर्षा, अविश्वसनीय वर्षा के कारण जहां
इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि अविश्वसनीय वर्षा है, कम वर्षा होती है, वहां सिंचाई की सहायता से जो तंबाकू की खेती की जाती है वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगली आपकी फसल है इसमें कपास, इंपॉर्टेंट है कॉटन। तंबाकू के बाद में अगली फसल आपकी है कपास। कपास की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर, वर्षा चाहिए 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, यह अनुकूल कंडीशन है और पर्याप्त व सस्ते श्रमिक। कपास की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा तथा पाला रहित यहाँ पर दिन होने चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, और इसके लिए समतल भूमि, उर्वरक मिट्टी, समतल भूमि, उर्वरक मिट्टी है, इसकी आवश्यकता होती है। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और समतल भूभाग होना चाहिए, पाला रहित दिन होने चाहिए, पाला इसके लिए हानिकारक होता है। कपास की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की तथा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, यह कपास क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। दक्षिण अफ्रीका में केवल कपास रेशेदार फसल के रूप में पैदा होती है। दक्षिण अफ्रीका में केवल कपास ही रेशेदार फसल के रूप में पैदा होती है। कपास एकमात्र ऐसी फसल है जो रेशेदार फसल। दक्षिण अफ्रीका में केवल रेशेदार फसलों की बात करें तो रेशेदार फसल केवल क्या है? यहाँ कपास होती है। दक्षिण अफ्रीका में केवल कपास ही रेशेदार फसलों के रूप में पैदा की जाती है। यहाँ कपास के लिए अनुकूल दशाएं बुशवेल्ड में, कहाँ है? बुशवेल्ड में यहाँ की जो कपास पैदा होती है वो मुख्य रूप से बुशवेल्ड है, लोवेल्ड, नेटाल। यहाँ के कपास के उत्पादन क्षेत्र है उसमें बुशवेल्ड है, ये आपका लोवेल्ड वाला क्षेत्र है, नेटाल वाला क्षेत्र है, नेटाल का उत्तरी भाग है, उत्तरी नेटाल, जुलूलैंड। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कपास पैदा होती है, कपास के लिए 4 क्षेत्र हैं, बुशवेल्ड, जो ये पीछे वाला जो गाड़ी वाला क्षेत्र बुशवेल्ड, ये बुशवेल्ड वाला क्षेत्र, लोवेल्ड वाला, उत्तरी नेटाल, ये उत्तरी नेटाल वाला क्षेत्र है, ये वाला भाग नेटाल, उत्तरी नेटाल वाला क्षेत्र, लोवेल्ड, ये लोवेल्ड वाला क्षेत्र, और बुशलैंड, जुलूलैंड। यहाँ पर मुख्य रूप से कपास के मुख्य 4 क्षेत्र हैं, बुशवेल्ड, लोवेल्ड, उत्तरी नेटाल और जुलूलैंड। यहाँ के मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में पाला कम पड़ता है, पौधे की वृद्धि के लिए तापमान ऊंचा रहता है, वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अलावा जो ऑरेंज नदी है, यहाँ पर ऑरेंज नदी बहती है, ऑरेंज नदी की घाटी में भी क्या है कि कपास की कृषि की जाती है। ऑरेंज नदी की घाटी में सिंचाई की सुविधा के कारण जो कपास की खेती है वो की जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपके कपास पैदा करने वाले
कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में रेशेदार फसलों में कपास ही पैदा की जाती है। इसके लिए तापमान आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, समतल और उर्वरक भूमि होनी चाहिए, पाला रहित दिन होने चाहिए। कपास की खेती के लिए अधिक संख्या में और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। दक्षिण अफ्रीका में केवल कपास रेशेदार फसल के रूप में पैदा की जाती है। यहाँ कपास के लिए अनुकूल दशा है वो आपके बुशलैंड क्षेत्र में, बुशवेल्ड क्षेत्र में, लोवेल्ड क्षेत्र में, उत्तरी नेटाल क्षेत्र में, ये उत्तरी नेटाल है, ये लोवेल्ड वाला क्षेत्र है, बुशवेल्ड क्षेत्र में और जुलूलैंड क्षेत्र में। जुलूलैंड क्षेत्र में इन क्षेत्रों में क्या है कि पाला रहित दिन होता है। पौधे की वृद्धि के लिए तापमान पर्याप्त ऊंचा रहता है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह अनुकूल कंडीशन होने के कारण से यहाँ पर कपास की पैदावार वो अधिक होती है। ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी घाटी में भी जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा जहाँ मिलती है, उस कारण से कपास के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अफ्रीका की प्रमुख फसलों में अगली फसल आपकी है मूंगफली। दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली फसलों में मक्का, गेहूं, जई के बाद उत्पन्न होने वाली उत्पन्न क्षेत्र के आधार पर, उत्पादन के आधार पर मूंगफली चौथा स्थान रखती है। मक्का, गेहूं, जई, मक्का, गेहूं, जई के बाद उत्पादन की दृष्टि से मूंगफली चौथा स्थान रखती है। मूंगफली का कौन सा स्थान है? चौथा। उत्पादन के हिसाब से स्प्रिंग वाक प्लेट्स, मूंगफली के उत्पादन में यहां अनेक वर्षों से उत्पादन हो रहा है। ये जो क्षेत्र आपका है, ये जो क्षेत्र है कौन सा है? स्प्रिंग वाक प्लेट्स। स्प्रिंग वाक प्लेट्स क्षेत्र है। स्प्रिंग यहां का स्प्रिंग वाक प्लेट्स में मूंगफली का उत्पादन है, अनेक वर्षों से हो रहा है। लेकिन 1939 के बाद में तेल की मांग के कारण मूंगफली के उत्पादन में प्रोत्साहन मिला। लेकिन 1939 के बाद खाद्यान्न तेल में मांग में वृद्धि होने के कारण से मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा मिला। मूंगफली सूखा प्रतिरोधक उपज है, सूखा प्रतिरोधक उपज है जो सूखा सहन कर सकती है। और उत्पादन है ये 1939 में इसका उत्पादन है, तेल में मांग की वृद्धि के कारण से प्रोत्साहन मिला। मूंगफली सूखा प्रतिरोधक उपज है, अधिक पैदा होती है। मुख्य रूप से क्या है, अधिकतर जहां उष्ण मौसम रहता है, सूखा मौसम रहता है, वहां ये अधिक पैदा होती है। जहां कम वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा होती है, वहां इसकी पैदावार अधिक की जाती है। इसके लिए बालू मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। बालू मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जहां अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा होती है, उस क्षेत्र में ये है फसल अधिक पैदा की जाती है। जहां मक्का का उत्पादन जिस क्षेत्र में कम होता है, उस क्षेत्र में इस मूंगफली का उत्पादन है, इसको बढ़ावा मिला। मूंगफली के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है वो स्प्रिंग वाक प्लेट्स, पश्चिमी ट्रांसवाल, ये आपका पश्चिमी ट्रांसवाल वाला भाग आ रहा है, ये भाग है पश्चिमी ट्रांसवाल, स्प्रिंग वाक प्लेट्स सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पश्चिमी ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ट्रांसवाल क्षेत्र, और उत्तरी पश्चिमी आपका नेटाल,
उत्तरी पश्चिमी फ्री स्टेट है, उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तरी पश्चिमी फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट है। तो एक है इसमें उत्तरी पश्चिमी फ्री स्टेट। ये मूंगफली के मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। स्प्रिंग वाक फ्लेटस, ट्रांसवाल वाला क्षेत्र, ट्रांसवाल का पश्चिमी भाग है, और जो उत्तरी पश्चिमी ऑरेंज फ्री स्टेट का शुष्क क्षेत्र है, बालू मिट्टी वाला प्रदेश है, वहां इसकी उत्पादन है वो अधिक होता है। प्रत्येक स्थान पर यांत्रिक ढंग से खेती की जाती है। 1993 में दक्षिण अफ्रीका में, 1993 में 1 लाख इसका उत्पादन है, वो मुख्य रूप से 1,32,00,000, 1,32,000, 1,32,000 टन है, ये मूंगफली का उत्पादन होगा। तो मुख्य रूप से मूंगफली है, ये दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली मक्का, गेहूं और जई के बाद उत्पादन होने वाली चौथी मुख्य फसल है। मक्का, गेहूं, जई के बाद मूंगफली चौथा स्थान रखती है। यहाँ स्प्रिंग वाक फ्लेट्स, स्प्रिंग वॉक फ्लेटस क्षेत्र है, वो फ्लेटस क्षेत्र है, ये मूंगफली के उत्पादन का अनेक वर्षों से उत्पादन कर रहा है, लेकिन 1939 के बाद में तेल की मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। मूंगफली सूखा प्रतिरोधक फसल है, उपज है, अधिकतर वहां पैदा होती है जहां कम वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा होती है, उस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मूंगफली पैदा होती है। इसके लिए बालू मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। इसका मूंगफली का उत्पादन है, ये अधिकतर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां मक्का का उत्पादन कम होता है या मक्का के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है, उस क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है स्प्रिंग वाक फ्लेटस, स्प्रिंग वाक फ्लेटस, नेटाल का पश्चिमी भाग, आपका जो ट्रांसवाल का पश्चिमी भाग है, ट्रांसवाल का पश्चिमी भाग, और उत्तरी पश्चिमी ऑरेंज फ्री स्टेट, उत्तरी पश्चिमी ऑरेंज फ्री स्टेट। ये जो क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपका है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से तो इसका स्प्रिंग वाक फ्लेटस, पश्चिमी ट्रांसवाल वाला क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी फ्री स्टेट, उत्तरी पश्चिमी फ्री स्टेट में मुख्य रूप से बालुई शुष्क, जो बालुई क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, बालुई मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक होता है। प्रत्येक स्थान पर कृषि यांत्रिक तरीके से की जाती है, यांत्रिक विधि से की जाती है। उत्पादन है वो 1993-94 में 1,32,00,000 टन हुआ। अन्य फसलों में दक्षिण अफ्रीका की अन्य फसलें, दक्षिण अफ्रीका की अन्य फसलों में यहाँ सूरजमुखी है, मुख्य रूप से सूरजमुखी, आलू, साग सब्जी, बीन, मटर आदि फसलें पैदा होती है। सूरजमुखी का उत्पादन है वो हाई वेल्ड में मक्का के साथ हेर फेर के साथ की जाती है। सूरजमुखी का उत्पादन है ये हाई वेल्ड में, हाई वेल्ड में जहां मक्का पैदा होती है, मक्का की हेर फेर में सूरजमुखी का उत्पादन है, ये किया जाता है। उम्मीद करता हूं ऑनलाइन क्लास आपको समझ में आ रही होगी। खूब मन लगा के आप लोग पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। आप लोग ने वीडियो देखा है, समझा है, इससे पहले का वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही दक्षिण अफ्रीका में कृषि महत्वपूर्ण फसलें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग मन से पढ़े, खूब पढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने वीडियो देखा, समझा, सुना। थैंक यू वेरी मच।